हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर कहाँ हैं तो किसी वजह से आज वो सेशन अटेंड नहीं कर पाए। अब सेशन ना हो इससे अच्छा हम इसको करते हैं और डिस्कशन करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। और आज के इस एडिटोरियल में हम जानेंगे एनजीओज के बारे में, एफसीआरए के बारे में, फ्रांस के बारे में और बहुत सारी राजनीति के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ और एसएचजी क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को कहते हैं और भारत में कहा जाता है दुनिया में सर्वाधिक एनजीओ शायद भारत में भी हैं। कुछ दावे कहते हैं कि भारत में 1,30,000 के आसपास एनजीओज हैं। कुछ यहाँ तक कहते हैं कि भारत में छोटे मोटे मिलाकर 30 लाख से भी ज्यादा एनजीओज हैं। और इतनी मात्रा में एनजीओज का काम क्या होता है? देखिए, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो कुछ काम करने के लिए गवर्नमेंट को सहायता चाहिए होती है प्राइवेट सेक्टर की। अब गरीबी उन्मूलन हो या खाना पहुंचाना हो तो उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं और लोग, और वो जो पॉसिटी होती है वर्कर्स की, रिसोर्सेज की, उसको पूरा करते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक समूह होता है जहां कई सारे लोग कार्य करते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है। इनका लक्ष्य होता है मान लो गरीबी हटाना या प्रकृति को बचाना, ऐसा कुछ भी लक्ष्य इनका हो सकता है, उसके लिए कार्यरत रहते हैं। ये तो आप एनजीओ के बारे में जानते होंगे, पर मेरा आपसे सवाल है एनजीओ और एसएचजी में क्या अंतर होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप इसका भी नाम बहुत सुनते होंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखिए, एसएचजी एक छोटा सा ग्रुप होता है, 4 से 5 लोगों का ग्रुप होता है। नॉर्मली 10 लोगों तक भी चला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये 10 लोग मिलते हैं, आपस में पैसे जोड़ते हैं और किसी एक काम में लग जाते हैं। इनका एक कॉमन विजन होता है, या फिर वो चाहते हैं कि और पैसा कमाना या और अपनी सोसाइटी में अपना सुधार करना या और लेवरेज लेना एज ए ग्रुप, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। लेकिन एनजीओज क्या होता है? ये बड़े पैमाने पे होते हैं। एनजीओज में जो लोग काम करते हैं वो केवल इसलिए काम नहीं करते कि उनका ये मकसद है या लक्ष्य है, इसके अलावा उनको सैलरी भी दी जाती है। तो एसएचजी वालों ने तो खुद पैसा जोड़ा, 10 किसान आए, 10 दूध बेचने वाले आए। एनजीओज में कई लोग कार्य करते हैं और ब्रॉड लेवल पर ऑर्गेनाइज तरीके से मिलकर ये काम करते हैं किसी भी एक लक्ष्य के लिए, चाहे वो एनवायरमेंट से जुड़ा हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, चाहे वो ह्यूमन राइट से जुड़ा हो। कुछ एनजीओज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और अगर हम बात करें तो क्राई। ऐसे जो फाउंडेशंस होते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, इस तरह के जो एनजीओज होते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कई एरियाज में। लेकिन इन एनजीओज को पैसा मिलता कहां से है? क्योंकि ये जो कार्य करते हैं वहां प्रॉफिट्स कमाने की संभावना तो होती नहीं है, मोस्टली नॉन प्रॉफिट होते हैं, इन्हें विशेष प्रॉफिट नहीं होता। तो ये कार्य होता कैसे है? तो मोस्टली जो एनजीओज का कार्य होता है वो होता है डोनेशंस के थ्रू। और भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं, कुछ को सरकार भी सहायता देती है, कुछ को बाकी लोग भी फंडिंग देती है। हर कंपनी भी कुछ अपने हिस्से के प्रॉफिट्स में से अक्सर एनजीओज को देती है ताकि वो समाज सुधार में भी अपना योगदान दे सके। अब ये टॉपिक जो हम एसएचजी हुआ, एनजीओ हुआ, ये कवर किसके अंदर करते हैं? ये करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के अंदर। अब देखिए, स्टेट के बस की तो नहीं है अकेले सब कुछ कर देना, तो उसको एनजीओज का सहारा लेना होता है। अब जब एनजीओज हैं उनकी फंडिंग कुछ इंडिया के ग्रुप से आती है, कुछ बाहर से भी आती है। और एनजीओज की फंडिंग हमेशा विवाद की जड़ रही है। एनजीओज कुछ बहुत प्रचलित है, जैसे ग्रीन पीस, रॉकफेलर या फिर कार्नेगी। ये इंटरनेशनली बहुत बड़े एनजीओ या फाउंडेशंस कहलाते हैं और इनका प्रभाव भारत की पॉलिटिक्स पे भी देखा गया। और कहा जाता है कि भारत के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के खिलाफ भी इनमें से कभी कभी कोई चले जाते हैं। इसलिए सरकार का रवैया थोड़ा सख्त रहा है। और क्योंकि बाहर से फंडिंग आती है, तो वो फंडिंग क्यों आती है इसको जानने की, इसके पड़ताल के लिए एक एफसीआरए बना था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, की बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्या उसके लिए लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया, इन सबको सिस्टमाइज करने के लिए एफसीआरए इमरजेंसी के टाइम में आया था। रिसेंटली न्यूज क्या बनी? न्यूज ये बनी, एक बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात रिसर्च ग्रुप है सीपीआर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। इनका एफसीआरए का लाइसेंस गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो करंट अफेयर्स की प्रोग्रामिंग सीपीआर करता है वो असल में प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो एफसीआरए से पैसा लेकर अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है तो हो सकता है कि जो इसके फंडर हैं भारत से बाहर बैठे हुए, वो इन्हें पैसे देकर एक तरह की चीजों के ऊपर पुश कर सकते हैं। ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो, मान लो चाइना किसी एनजीओ को फंड करे, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चाइना डायरेक्टली फंड करे और वो लगातार प्रो चाइना जो न्यूज है वो दिखाए, एंटी इंडिया न्यूज दिखाए, तो क्या फायदा होगा इंडिया को? कोई नहीं, बल्कि इंडिया और कमजोर होगा। तो इन्हीं चक्करों में ये लॉ लाए गए थे पहले भी और अभी भी। हालांकि इसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन सीपीआर के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया कि आप करंट अफेयर्स की प्रोग्रामिंग करते हो, पॉलिसी रिसर्च लिखते हो, तो ये क्यों करते हो, और इसलिए उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। अब ये सस्पेंशन 2023 में आया। तो अब बात आती है क्यों आया? क्योंकि एफसीआरए का इन्होंने उल्लंघन किया। अब यहीं से हमें पता लगता है एफसीआरए होता क्या है। देखिए, एफसीआरए के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपका एनजीओ किस लिए फॉर्म हुआ है।
और फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस लिए आ रहा है, और कब आप रजिस्टर हुए और आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है एक्सपायरी से पहले, वरना आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो जो यहाँ सीपीआर के ऊपर आरोप लगे कि न्यूज़ आर्टिकल जो ये छापते हैं वो एक तो इसके विरोध में है, जो इसका उल्लंघन है, और दूसरा ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को बाहर से आती है वो और संस्थाओं को भी प्रदान करते हैं जो अगेन इस रूल का उल्लंघन है। तो इसलिए इसके ऊपर हो हल्ला बहुत हुआ, ग्लोबल कई सारे देशों में कई ग्रुप्स ने इसका विरोध किया, कहा गलत है। लेकिन असल में एफसीआरए है क्या? तो ये देखता है कैसे फॉरेन की फंडिंग आती है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, और कहीं उसका इस्तेमाल डेट्रीमेंटल पर्पसेस के लिए तो नहीं हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हो। और ये जो एक्ट है बिल्कुल प्रोहिबिट करता है कि अगर इंडिया के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट, जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो ये एक्ट इसको प्रोहिबिट करता है। तो उसके बदले में एक एज अ ग्रुप, एज अ जर्नलिस्ट ग्रुप, अगर सीपीआर पैसे लेता है तो हो सकता है कि वो किसी जिस अपने फंडर के पक्ष में जाके रिपोर्टिंग करे, जो इंडिया के लिए बुरा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। एफसीआरए आए कब? इमरजेंसी में आया 1976 में। अब देखिए, ग्रीन पीस का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कई ने नहीं भी सुना होगा। जैसे ये बहुत सारी एनवायरमेंटल जो विरोध है, जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको न्यूक्लियर पावर से बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो तो ग्रीन एनर्जी है भाई, उससे क्यों दिक्कत है? उससे भी दिक्कत हो जाती है। और कई एनजीओ जो हैं वो आके रशिया का कुलानकुलम, जो रशिया के साथ इंडिया बना रहा है, उसके खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं भाई, यकायक क्या हो गया ऐसा? तो होता यह है, पता लगता है कई ऐसी एनजीओज जो जाके वहां लोगों को एकत्रित करते हैं, उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, और पता चलता है इन सभी एनजीओज का पैसा यूएसए या यूके से आता है। तो जो ग्लोबल गेम है वो भारत में शुरू हो जाती है। इसको रोकने के लिए एफसीआरए लाया गया। एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन है 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब एक्सपायरी के 6 महीने के अंतर्गत आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होता है। हाल ही में कई जो एनजीओज उनका जो रिन्यूअल है वो कैंसिल किया गया, उनका लाइसेंस रद्द किया गया, क्योंकि देखिएगा कई सारे रिलीजियस रीजन से भी जो होते हैं एनजीओज बनते हैं। स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा एनजीओज देखे जाते हैं, वो भी फॉरेन फंडिंग काफ़ी लेते हैं, तो वो भी मुद्दा रहा इस बार एक। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब किया जा सकता है? जब उन्हें पता लगे एप्लीकेशन फॉल्स है, उन्हें पता लगे कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो आपने बोला था मगर आप काम वो नहीं कर रहे हो, अगर ये डिफंक्ट है पूरी तरह से, और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसको बैन करना। पब्लिक इंटरेस्ट है मतलब अगर सरकार को लगे कि ये जो XYZ एनजीओ है, इसके पास जो एफसीआरए था या जो उसको फंडिंग मिल रही थी, जो लाइसेंस था, उस लाइसेंस से आने वाले पैसे का इस्तेमाल एंटी इंडिया गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उस एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर आपको ऑडिट में इरेगुलरिटी मिली तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब जो एफसीआरए बेचारे वो करेंगे क्या? तो एफसीआरए के पास ऑप्शन होता है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान सरकार लाती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो एक कहानी हालांकि इमरजेंसी से शुरू जरूर होती है, लेकिन एफसीआरए कई बार अमेंड हुआ, 2010 में, 2020 में और 2022 में भी। जब हम एफसीआरए की बात करते हैं तो एक चीज पहले क्लियर करो, जब भी ऐसा कुछ पढ़ रहे हो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह है। तो 2022 में गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत खतरनाक तरीके से बदले और कई ऐसी धाराएं जोड़ी जिसके तहत एनजीओ के जो वर्कर्स हैं, एनजीओ के जो मालिक हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा सके। इससे पहले के लॉज में भी गवर्नमेंट ने लगातार एनजीओ पे स्क्रूटनी बढ़ाई है, कैसे फॉरेन फंड का यूज़ कर रहे हैं, कहीं वो उसका फंड का यूज़ इंडिया के विरोध में तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो किया गया, और हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। जैसे पहले 1 लाख तक जो इंटीमेशन की मुक्ति होती थी कि आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको जवाबदेही नहीं है, मतलब ये आपको कहीं जाकर लिखा पढ़ी नहीं करनी होगी, वो बढ़ के 10 लाख हो गई है। टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई बैंक अकाउंट खोलने की। ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल देखा गया था इंडिया में ओवरऑल एफसीआरए के, और इसके पीछे मुख्य रूप से वजह है कई ऐसी जो एनजीओज हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात कर लें या ग्रीन पीस की बात कर लें, इनके ऊपर लगातार आरोप लगते ही रहते हैं। पर जब हम सीआरए की बात करें तो क्या दलील सरकार देती है? सरकार की दलील है सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जाए। मान लो कोई काला पैसा कमा के आतंकवाद के थ्रू या किसी और तरीके से कुछ मीडिया ग्रुप्स को पैसे खिला दे और कुछ एनजीओज को पैसे खिला दे जो भारत में आके भारत के फौजियों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करे, तो ऐसे चीज़ों को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है और यही कोशिश लगातार हो रही है एफसीआरए के तहत। लेकिन सवाल ये है
कि आप मनी लैंडरिंग और अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकना चाहते हो, आप इसे कंट्रोल करोगे, इससे आप कम्युनल हार्मनी को बढ़ाओगे, लेकिन क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? किस लेवल तक आप इसको कर सकते हैं? अभी जो FCRA आया था उससे दिक्कत भी यही आई थी, कंपैटिबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल लॉ कुछ हो रहा है, इंडिया कुछ और बना के बैठ गया, जो सिविल लिबर्टीज हैं उसको छीना जा रहा है। कई जो पहले ब्यूरोक्रेट काम करते हैं एनजीओ में, उनका कहना है कि जैसे ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है और अगर सरकार की नीतियों से आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं, सरकार सीधा बोलती है भाई हमसे हटके नहीं कर रहे हो, आप देश की अखंडता और सभ्यता के खिलाफ हटकर काम कर रहे हो, तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। ये जो एनजीओ के साइड के लोग हैं उनकी स्टेटमेंट हो गई। और ये भी देखा गया लगातार, सिर्फ इन्होंने नहीं, कई ऐसे एनजीओ ने कहा गया जिनको लगातार टारगेट किया गया। लगभग 16,700 एनजीओ तो एक महीने में कैंसिल हुए थे, और गवर्नमेंट अब लगातार एनजीओ में अपना शिकंजा कस रही है। जो रेगुलेशन है उनको टफ कर दिया गया, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, टाइम कंजम्पशन हो गया सब कुछ। तो ये सब है ना, फिर और मिसयूज हो जाता है लगातार चीज़ों का, एम्बिगिटी रहती है, क्लैरिटी नहीं रहती है। ये सब तो हमें पता लग गया। अब एक बात बता रही है, जो मैं बता रहा हूँ, एम्बिगिटी रहती है, क्लैरिटी नहीं रहती, मतलब किस भाषा में, किस तरह से, किस देश से कितना पैसा है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया, मेंशन ही नहीं करते लोग। अब मान लो एक एनजीओ है जिसका काम है गरीबों को कंबल बांटना, उनका बजट है 1 करोड़ रुपए का, कि हम हर दिन 1 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे गरीब कल्याण में, एनजीओ बन गया हो। अब हालांकि एग्जाम्पल सही नहीं है पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हो ये रहा है कि उसने 1 करोड़ रुपए लिए डोनेशन के थ्रू, और अब कह रहे हैं कि भाई मैंने 20 लाख रुपए गरीबों में बांट दिए। लोग कहेंगे 20 लाख, बाकी 80 लाख कहाँ गए? तो बोलेंगे इतने लोग काम करते थे, उनकी सैलरीज देनी होती थी, खर्चा है, टेबल कुर्सी है, कमरा है, वहाँ खर्चे में सब कुछ चला गया। उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जितनी फॉरेन फंडिंग आएगी उसका आप 20% से ज़्यादा तो फॉरेन फंडिंग में यूज़ कर ही नहीं सकते। जिस काम के लिए पैसा है वहाँ तो यूज़ करो, या क्या सबने डोनेशन मंगाई, पैसा मंगाया बाहर से और खुद में मिल बांट के खा गए, तो वो नहीं होना चाहिए। ये भी एस्पेक्ट आया था। तो इसी को देखते हुए भी आवश्यकता है कि थोड़ी गवर्नमेंट भी चीज़ों को ओपन करे, और जो FCRA है उसको इतना भी इसे कहते हैं टफ ना बना दे कि भारतीय बिजनेस के खिलाफ ही वो फैसला लेना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अभी FCRA का प्रोसेस जो है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, उसको और स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। और भारत में अगर जो क्राइम होते हैं, जो दिक्कत अकाउंटेबिलिटी की होती है, उसका बढ़ाने का बहुत अच्छा उपाय है, और ये करने की कोशिश लगातार इंडिया चाह भी रहा है। फिर अथॉरिटी के साथ एंगेजमेंट की बात हो गई, फंडिंग चैनल को डाइवर्सिफाई करने की बात है। केवल एक फंड से आप अगर लेंगे पैसा तो वो आपको जेपार्डी में डालता है, और उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और क्रेडिबल एनजीओ को बढ़ावा देने की बात की गई। देखिए जैसे मैंने बताया, इंडिया में 30 लाख से लेकर 1.5 लाख तक एनजीओ का फिगर बताया जाता है, लेकिन उनमें मुश्किल से 100 या 200 एनजीओ ऐसे होंगे जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जमीन पर बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो ये जरूरी है कि क्रेडिबल एनजीओ को बढ़ावा दें, और जो मिसट्रस्ट एनजीओ का वो हटे, और अवार्ड देना, उनको प्रोत्साहन देना, ये एक अच्छा स्टेप है उसकी तरफ। तो ये दिखाता है कि कैसे भारत लगातार अब एनजीओ को भी मेन स्ट्रीम में करना चाह रहा है। दिक्कतें हैं, लेकिन वो भी भारत की तर्ज पे शायद हल जल्द ही। इलेक्ट्रिक जो रिक्शा तो वहाँ चलते ही हैं, इलेक्ट्रिक आपको अब ऑटो भी चलना शुरू हो जाएगा। अब इस टॉपिक को खत्म करें इससे पहले एक सवाल, SHG को फंडिंग कहाँ से मिलती है? ये तो बेचारे 8-10 लोग साथ आए, या 20 आ गए, या 25 आ गए, पैसे लगा दिए थोड़े थोड़े, इनके पास ज़्यादा पैसे होंगे कहाँ? वहाँ आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उनको लैंडिंग करनी होती है ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ SHGs में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है इसके थ्रू। अब अगला आर्टिकल देखते हैं जो बात करता है सेमीकंडक्टर स्कीम के बदलाव की। ये इंडियन इकोनॉमी, साइंस, प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और ग्रोथ में ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि केस क्या है। सेमीकंडक्टर को लेकर अभी भारत लगातार एक स्कीम चला रहा है, एक मिड टर्म अप्रेजल स्कीम जिसका नाम है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो DLI स्कीम किसके लिए है? सेमीकंडक्टर्स के लिए। DLI स्कीम के अंतर्गत 60 स्टार्टअप्स को अप्रूवल दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हम 100 से ज़्यादा स्टार्टअप इस सेक्टर में लाएंगे। सेमीकंडक्टर्स देखिए, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे रिमोट हो, चाहे टीवी हो, उसमें एक समय में बिजली आ रही होती है एक पोर्शन में, और एक में नहीं आ रही होती। उसे कहते हैं, वो जो मूवमेंट होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से मूव करती है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसका बिग बॉस अभी कोई है तो वह है ताइवान। जापान, ताइवान
और चाइना में बहुत मात्रा में सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया भी उसको एक बड़े अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है खुद के लिए इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो अभी जो हमारी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, उसी तरह डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हुई सेमीकंडक्टर्स को लेके। तो इंडिया को जरूरी है कि इंडिया भी, जैसे स्पेस एक्स आ गया, ब्लू ऑरिजिन कंपनी आ गई, ये अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रही है, कुछ ऐसा ही फैसिलिटेशन अगर दे पाए इन स्पेस ऐसे लोगों को, तो ये भारत के लिए एक बहुत चमत्कारी क्षण होगा। अब भारत को करना क्या पड़ेगा इसके लिए? पहले अपनी इंसेंटिव स्कीम में सुधार करने पड़ेंगे, पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अगर 10 बिलियन सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया का है, उसका हम जैसा रिजल्ट देखना चाहते थे वैसा मिले, ये तभी हो सकता है जब हम अपने स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें, सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाएं, खुद की वैल्यू चेन बनाएं। देखिए, वैल्यू चेन का मतलब ये होता है, मान लो आप एक जूता मैन्युफैक्चर करते हैं, एक जूता खरीदने गए, सफेद जूता, सेम जूता एडिडास की फैक्ट्री में गया, उसके बाद एडिडास का स्टिकर लग गया, तो आपको जो प्लेन जूता मिलेगा वो होगा 1000 रुपए का और एडिडास का स्टिकर वाला 10,000 का। तो 9,000 रुपए के लिए एडिडास ने क्या किया? अपना स्टिकर दे दिया बस। प्रोडक्शन तो सबका चाइना में हो रहा है, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। उसने अपना ब्रांड की वैल्यू बढ़ा दी, ब्रांड लगाया तो वैल्यू बढ़ गई उसकी। ऐसा कुछ इंडिया एनविजन कर सकता है अपने स्टार्स को लेके, ना कि ये 1 या 2 दिन की विजिट को लेके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेमीकंडक्टर की स्कीम को पूरी तरह से ओवरहॉल करें। और जितनी अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्लेयर है वो सारे किसी न किसी तरीके से इंडिया में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो मौका है कि भारत इसको पुश करे, ग्लोबल वैल्यू चेन में, जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन के उभरे। इंडिया का एक स्टेटस स्ट्रांग बनाएगा एज अ सेमीकंडक्टर पावर हाउस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, सेमीकंडक्टर सबको चाहिए। भारत लगातार एक ऐसा सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ है जो बहुत वाइटल होती है। अब इतनी वाइटल चीज़ आपके दुश्मन के पास है, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, कल को उसने बंद कर दिया, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रायोरिटीज को हम बदलें और इन एरियाज पे फोकस करें। एप्पल जैसी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां इस मैदान में कूद रही हैं। फॉक्सकॉन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो इंडिया में प्रोडक्शन की और बात कर रहे हैं। तो आखिर इंडिया में इन चीज़ों को लेकर दिक्कत क्या रही है? इंडिया को चाइना से मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो दिक्कत वाला सबब, इसलिए इंडिया इसको खुद से प्रोड्यूस करना चाह रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पहले कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है, और यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और परमानेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सुविधाएं चाहिए होती है, जो इंडिया में भी उस एफिशिएंट लेवल पे उपलब्ध नहीं है। बहुत एफिशिएंट कंपनी मानी जाती है ये, तो उस लेवल का एफिशिएंसी भी देखने को नहीं मिलता। प्लस एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने कुछ लोगों को फ़ायदा दिया, कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दिया है। जो अभी कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किया जाए, लोगों के पास बेसिक सुविधाएँ आएँ। तो अब कहानी है कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या थी, ये तो हमने बात कर ली कि भाई इसको बंद कर दिया, दिक्कत इसके तहत, पर ये था क्या? अब इंडिया में ना अगर आपको फंडिंग भी चाहिए तो उन्होंने कुछ शर्तें लगाई है। मान लो आप एक कंपनी खोलते हो, सुपर कंडक्टर सुपर लिमिटेड, जो सेमीकंडक्टर बनाएगी, फैक्ट्री खोलेगी इंडिया में, और सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है इसके लिए। पर दिक्कत ये, सरकार कह रही है कि भाई ठीक है कंपनी खोलो, लेकिन अगले 3 साल तक डोमेस्टिक ही रहना। ये मत सोचना कि भाई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी उसके बाद FDI लेके $10 बिलियन का मस्त बेच के अपने घर जाएंगे, वो नहीं है। 3 साल तक आपको डोमेस्टिक ही रखना है। यानी आप अपनी जो कैपिटल है उसका 50% से ज़्यादा जो है वो आप फॉरेन कैपिटल के थ्रू रेज नहीं कर सकते, आपको इंडिया बाउंड ही रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। कई कंपनियां इसलिए डर रही हैं स्टेप उठाने में, क्योंकि बात ये है कि सेमीकंडक्टर्स बनाने में इनिशियली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, और जो इसका प्रॉफिट होता है, जो ब्रेक इवन होता है, बहुत समय बाद होता है। आज आप अरबों खरबों लगाओ और हो सकता है 25 साल बाद आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिले या 50 साल बाद देखने को मिले। तो इतना बड़ा कैपिटल अगर आपको चाहिए और आपके पास लिमिटेशन है कि भारत से ही आपको कैपिटल उठाना है, और गवर्नमेंट जो दे रही है इंसेंटिव वो 10 से 15 करोड़ मैक्सिमम दे रही है, उससे ऊपर नहीं दे रही छोटे मोटे लेवल पे। तो इससे रिस्क बहुत बढ़ जा रही है इन्वेस्टर्स की, वो सोच रहे हैं कि भाई अब कौन घुसे इस चीज़ में। तो शायद ये दिक्कत लॉन्ग टर्म में देगा, जिसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू। फॉरेन फंड्स के अलावा जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है वो इसको पूरा करता है। तो इन तरह की चीज़ों के थ्रू आप और मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। पर अभी जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भारत सेमीकंडक्टर्स को लेकर पुश कर रहा है। 2 इंडिया की मेजर कंपनी टाटा और रिलायंस ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुकी है। भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। फॉर एग्जांपल, जब हम देखें 2 व्हीलर मार्केट या 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर मार्केट, वहाँ पे इंडियन कंपनीज इतनी आगे क्यों है? पहले इन्होंने कोलैबोरेट किया, हीरो ने होंडा के साथ, बजाज ने कावासाकी के साथ, फिर इन्होंने खुद का अपना जो बिजनेस है वो इतना बड़ा ग्रो कर लिया कि उन पे भी भारी पड़ गए। तो यहाँ अभी जरूरत है कि ये जो सिस्टम है उसमें 15 करोड़ आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जहां पर आप उनको फॉरेन फंडिंग से वंचित कर रहे हो, तो ये दिक्कत है। हालांकि फॉरेन कंपनीज भी इसमें कूद रही हैं, लेकिन हमें पहले रिक्वायरमेंट है कि हम ओनरशिप जो कौन ओन कर रहा है और क्या डेवलप हो रहा है, दोनों के संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में सेमीकंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करोगे, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, एक बड़ी कंपनी खुल जाए, उसको देखते देखते कई सारी कंपनियां वहां पर अपने आप आने लगेगी।
लेकिन उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट जरूरी है, तभी जाकर इंडिया में ये चीजें पुश हो पाएंगी। अगर हम ये कर पाते हैं तभी जाकर हम होम ग्रोन आईपी को ऑर्गेनिकली इवॉल्व कर पाएंगे। देखिए बात यह है कि जब एप्पल है, एप्पल ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कहा, उसका फोन कहाँ बनता है, चाइना में। तो इनिशियली जब वहां स्टार्ट हुआ तो कई सारे इंसेंटिव्स चाइना ने एप्पल को दिए थे कि आइए यहाँ पे काम करिए। अब चाइना ने वहां काम करना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद से एप्पल की फैक्ट्री खुली, तो वहां के वर्कर्स ट्रेंड हो गए। अब उन्हें पता है कि डिजाइन कैसे किया जाता है, तो उन्होंने उससे मिलते जुलते कई फोन लॉन्च कर दिए। तो आज Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo ऐसे कई सारी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां पे ऑपरेट करती हैं और बहुत मुनाफा कमाती हैं और हाई क्वालिटी फोन्स बिल्ड करती हैं। तो उसी तरह इंडिया भी अपना खुद का आईपी ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकता है। जैसे इंडिया की कंपनियां धीरे धीरे ग्रो करेंगी, तो हमें डिजाइन कैपेबिलिटी को, अलग अलग तरह की चिप्स को, इन सब पे फोकस करना चाहिए और ओनरशिप पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। ये कहना है इस आर्टिकल के ऑथर का। और ये बात करें कि लगातार हमें फोकस करना चाहिए, जैसे अभी गवर्नमेंट कर भी रही है, कि इंडिया डिजाइन चिप की ओर बढ़ना, कि भारत में डिजाइन की गई हो। ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय कंपनी की ही हो, भारतीय ग्रुप द्वारा ही पुश की जा रही हो, लेकिन आपको इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और इसके लिए फाइनेंशियल आउटले को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हम और कंपनीज को इसमें अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसकी नोडल एजेंसी है, जो जितने प्रपोजल आते हैं उसको देखती है कि किस तरह इस पे काम करना है, और खुद भी चिप डिजाइन का काम करती है। जो CDAC है ये खुद चिप डिजाइन का काम करती है। और अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक सेमीकंडक्टर फैबुलस एक्सीलरेटर लैब की शुरुआत की है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन, EDA वेंडर्स, IPO टेस्टिंग कंपनीज के साथ, ताकि एक बेहतर इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बन पाए इस चीज के लिए। तो कर्नाटका इसके लिए अग्रणी राज्य है, क्योंकि ऑलरेडी बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन हब कहलाता है। तो उसी तरह अगर हम चाहें तो इसको और पुश कर सकते हैं, इंडिया एक ग्लोबल पावर बन सकता है सेमीकंडक्टर्स में, ताइवान की तरह। तो ऐसी अगर हम एक रिकैलिब्रेटेड पॉलिसी लाते हैं चिप डिजाइन के ऊपर, तो हम एक बेहतर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज की गुंजाइश हमें रखनी पड़ेगी, वो है फेलियर की। फेलियर रेट को टॉलरेट करना आना चाहिए, ताकि जो कंपनीज हम इसमें जुड़े वो रिस्क ले सके और हाई लेवल पे रिसर्च कर पाए। उसके बिना हम हाईटेक सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। ये की आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल का, जो आपको पता होना चाहिए। हमें फेलियर टॉलरेंस भी आना चाहिए। अगर हम सोचे सब बार सक्सेस ही हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये इसका की डायमेंशन है इस आर्टिकल का। अगला आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की विजिट के बारे में। इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं और गेस्ट होंगे 26 जनवरी में। लेकिन इनका मिलना किस तरह एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब याद रखिए, फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम रशिया को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है फ्रांस इज सीन एज द न्यू रशिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस उन सभी जगहों पर इंडिया को आज सपोर्ट कर रहा है जहां कभी रशिया भी किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने और रफाल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हम इनसे सबमरीन खरीद रहे हैं, हम जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। और कश्मीर हो चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, हमेशा फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा रहा है। यहां तक कि जब इंडिया ने 1999 में जब अपना न्यूक्लियर विस्फोट किया था, न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसके बाद बाकी सभी देशों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था इंडिया को, पर ऐसा सैंक्शन लगा दिया था, लेकिन फ्रांस ने ऐसा नहीं किया था। तो मैक्रोन का आना, और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की बेस्टिल डे परेड में भी गए थे, दिखाता है कि कैसे भारत और फ्रांस के संबंध आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पर जो ऑथर है वो ये दिखाते हैं कि इस विजिट का एक तो पॉलिटिकल फायदा ही है। सी राजा मोहन ने लिखा है आर्टिकल, बहुत एक नामी गिरामी स्कॉलर है, इनके आर्टिकल आपको पढ़ने ही चाहिए। अब इन्होंने कहा कि भाई जब ये इंडिया आते हैं तो मैक्रोन एक फ्रांस के बड़े लीडर हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है राम मंदिर को लेके कई वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके ऊपर थोड़ी इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया और फ्रांस का संबंध केवल इन छोटी मोटी चीजों पे नहीं जुड़ा हुआ। इनका मेन पॉलिसी, जो दोनों ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस करते हैं और दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। अब ये क्या बला है, देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब होता है ये देश चाहते हैं कि दुनिया में कोई एक या दो सर्वशक्तिशाली देश ना हो। जैसे पहले दो पोल हुआ करते थे, यूएसए और यूएसएसआर, फिर दुनिया हो गई यूनिपोलर, ये हो गया दो पोल थे, यानी बायपोलर वर्ल्ड था पहले, जब इनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ करती थी। 1990s में यूएसएसआर के विघटन के बाद दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर हो गई, मतलब केवल एक पोल बच गया, कौन? यूएसए। धीरे धीरे दुनिया अभी फिर बायपोलर की तरफ बढ़ती दिख रही है, क्योंकि चाइना भी खड़ा हो रहा है बहुत शक्ति के साथ। और इसमें कई ऐसे देश हैं जिन्हें मिडिल पावर्स कहते हैं, यानी इंडिया, फ्रांस, कनाडा, ऐसी कंट्रीज या जर्मनी जो
मेजर पावर नहीं, ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन वो एक मेजर पावर जरूर है। ये कंट्रीज हमेशा चाहती है कि ऐसा ना हो कि कोई एक पोल हो या बाई पोल हो, ये चाहती हो मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें कई सारी स्ट्रांग कंट्रीज हो, कोई एक एरिया में स्ट्रांग है, कोई दूसरे में स्ट्रांग है, ताकि किसी एक कंट्री का दबदबा ना हो। और ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो अमेरिका के भी करीब है। इंडिया तो अमेरिका के करीब भी है, रशिया के करीब भी है। फ्रांस हालांकि रशिया के उतना करीब नहीं है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जो कभी भी पिछलग्गुओं की तरह अमेरिका की हर पॉलिसी पे हाँ नहीं करता। इससे यूके कोई भी अमेरिका की पॉलिसी उसको सपोर्ट करेगा, फ्रांस ऐसा नहीं करेगा। फ्रांस हमेशा अपने आप को एज अ कॉन्ट्रेरियन दिखते हैं फॉरेन पॉलिसी में, और इसीलिए फ्रांस और भारत की कई चीजें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पार्ट हुआ कि ये दोनों ही अपना जो सामरिक संबंध है वो किसी के दबाव में नहीं आगे करना चाहते, ये हो गया। प्लस दोनों ही जो जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हैं, दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, तो वो इन दोनों को करीब लाता है। प्लस फ्रांस एक डिफेंस एक्सपोर्टर है, इंडिया एक डिफेंस इंपोर्टर है, और प्लस जो अभी फोकस फ्रांस का है वो भी इंडियन ओशन की तरफ है। चाइना से उसे भी थोड़ी दिक्कत है, और वहां इंडिया एक बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है। तो ये जो इन दोनों देशों की करीबी आते हुए दिख रही है, इनका फ्रेमवर्क आया था होराइजन 2047, जो दिखाता है कि कैसे कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं डिफेंस में, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में अगले 25 सालों में। ये दिखाता है कि किस तरह इंडिया पुश करना चाहता है फ्रांस के साथ संबंधों को। लेकिन ये एजेंडा पूरा तभी हो पाएगा जब ये दोनों चैलेंजेस को झेल सके। अब चैलेंजेस क्या आ रही है? अभी ग्लोबल चैलेंजेस बहुत सारे उभर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने डील कर दी है अनाउंस 6 नए रफाल मरीन जेट्स, रफाल एम जिसे हम कहते हैं, 3 स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वहां से खरीदेंगे। लेकिन क्या जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करने की बात थी वो कंप्लीट हो पाएगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, दुनिया में जेट इंजन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। यहां तक कि कहा जाता है चाइना भी अभी तक अपना जेट इंजन नहीं बना पाया है। तो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत को अगर प्रदान करता है फ्रांस, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत के जो इंडिजिनस जो हम डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए, और भारत के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी। तो वो देखेंगे होता है या नहीं, लेकिन एक स्टेप है उस दिशा में। लेकिन अगले पिछले 6 महीनों में जो चीजें हुई हैं, इनसे कई चीजें इनको अब बैठ के रिकैलिब्रेट करनी पड़ेंगी। क्या रिकैलिब्रेट करनी पड़ेंगी? देखिए, फ्रांस भी जानता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है इलेक्शन जीत जाए, तो जो बातें चल रही हैं वो मटेरियलाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो विवाद दुनिया में बढ़ गए, इनके लिए अब सरदर्द का कारण बन चुके हैं। जो दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या जियो पॉलिटिक्स हो रही है? जो ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स चल रही है, कैसी चल रही है? अब देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप देखो तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जब हमला किया था, सबको लगा था रशिया तो यूक्रेन को बिल्कुल हरा देगा। लेकिन अब अचानक से यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है। कुछ रशियन राज्यों में भी यूक्रेन ने आके फायरिंग करी है और उनकी हालत भी अब खराब कर रखी है। अब सवाल ये आता है कि अब क्या बात होगी? क्या दोबारा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा? क्या रशिया फिर तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा और काउंटर अटैक करेगा? तो उस केस में क्या स्टैंड लेगा फ्रांस? क्या इंडिया जो ऑयल वहां से खरीद रहा था और फिर यूरोप को ही बेच रहा था, अब इंडिया क्या करेगा या फ्रांस क्या करेगा? जितने अभी तक के असम्पशन थे सारे फेल हो चुके हैं। मिडल ईस्ट की बात करें, वहां पर 3 चीजें दांव पर है। एक तो ट्रेड का रूट, क्यों? क्योंकि रेड सी के इलाके पर हौतीज का कब्जा हो रखा था उस रूट पे। अब उन्होंने वहां से जो ट्रेड कमर्शियल शिप्स थे उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ये सबके लिए सर का दर्द बन चुका है। लगातार टेररिस्ट अटैक इजराइल के ऊपर हुए हैं, यानी एक सिक्योरिटी चैलेंज भी हो गया सबके लिए। ट्रेड चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज और बढ़ते हुए वॉर प्रॉक्सिमिटीज, क्योंकि ईरान ने कुछ हमले किए इराक के ऊपर, कुछ हमले किए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ईरान के ऊपर, सीरिया पे इजराइल ने हमले कर दिए। तो वॉर, सिक्योरिटी, टेररिज्म और ट्रेड, सभी एरियाज में अभी यहाँ पे तबाही मची हुई है। तो मिडल ईस्ट को सिक्योर कैसे किया जाए? मिडल ईस्ट ऐसा इलाका है, खासतौर पे रेड सी का इलाका जो स्वेज कैनाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ मोस्टली दुनिया भर का व्यापार होता है। तो उसकी मूवमेंट कैसे डिसाइड होगी, क्या तरीका किया जाएगा, कैसे पार्टनरशिप डेवलप की जाएगी? प्लस इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है यहाँ पर अमेरिका, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना बन रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। पिछले बार जब वो डोनाल्ड ट्रंप बन के आए थे तो कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत यूनिलैटरल एक्शन लेते थे। देखिए, जब 2 दोस्त हैं, 2 लोग बात करें उसे कहते हैं बायलैटरल डिस्कशन, बायलैटरल डिसीजन। 2 देशों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, एक देश ने अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया, उसे कहते हैं यूनिलैटरल डिसीजन। और ट्रंप के टाइम में अमेरिका ने बहुत से यूनिलैटरल डिसीजन लिए थे। पेरिस टॉक से हट जाना, देशों को बोलना हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं लेते, नेटो का हम पैसा कम कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करना। तो अगर दोबारा अब यहाँ पे जीत के आते हैं ट्रंप और रशिया का हमला तेज होता है यूक्रेन के साथ, तो फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। प्लस अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो इंडिया के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में अपने डोमेस्टिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना है कि भाई वो अमेरिका में फोकस करेंगे, बाहर उतना फोकस नहीं करेंगे। तो ये भारत के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वो टैरिफ को कम करने कहेंगे भारत को, भारत की बातें नहीं सुनेंगे। तो ये दिक्कतें भारत के लिए भी हो सकती हैं और फ्रांस के लिए भी हो सकती हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक ग्रुप बना था ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस,
और इससे इन लोगों ने फ्रांस को बाहर रखा था। इससे फ्रांस बहुत दुखी था, क्योंकि फ्रांस भी चाहता था कि वो यहाँ पर कोई डिफेंस डील हो तो उसका पार्ट रहे। तो सबमरीन को लेकर ये डील हुई थी, तो बहुत दुखी था कि टेक्नोलॉजी और सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड किए थे अमेरिका ने, और यूके भी इसका पार्ट बना था। तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आने के बाद वो दर्द और बढ़ सकता है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जो दो आइडियाज है जो उन्हें करीब लाते हैं, वो यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। रशिया और चाइना करीब आ रहे हैं। अब फ्रांस क्या करेगा? यूएसए को अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंस्ट्रेन्ड हाइपर पावर कहा था, और फ्रेंच लीडर्स ने कहा था कि जरूरत है कि कई देश साथ आए, कोalition बनाए इन्हें रोकने के लिए। यूनिपोलर वर्ल्ड अगर बन जाता है, चाहे अमेरिका या चाइना पूरा प्रभुत्व बना लेते हैं अपना, तो नुकसान हो सकता है सभी को। अब जैसे अचानक से कश्मीर के मुद्दे पे यूएसए ने बड़ा ही अजीबोगरीब रुख इख्तियार किया है। वो कश्मीर को लेकर ऐसी बातें करते हैं कि कभी कभी लगता है क्या वो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। तो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं एक एम्बिवैलेंस है, कभी वो इधर झुकते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ झुकते हैं। फ्रांस या फिर रशिया का आप ले लो, उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रो इंडिया अप्रोच रखी है। वहां तक कि न्यूक्लियर क्वेश्चन पे भी फ्रांस ने इंडिया का सपोर्ट किया था। तो यूएनएससी के भी एरिया में भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन चाइना करना चाहता है उसको रोकने में भी फ्रांस वो रोल अब निभा रहा है जो रोल कभी रशिया निभाया करता था। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में, जब भी कोई अब ऐसा कश्मीर के बारे में विवाद आएगा तो उस पर उम्मीद कर सकते हैं कि फ्रांस भारत के पक्ष में आकर वीटो लगा देगा। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि भारत और फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बन के उभर रहे हैं, पर जो ग्लोबल सिचुएशन है उनसे इनके ऊपर सवाल खड़ा है कि ट्रेड कैसे संभालेंगे। ट्रेड रूट के ऊपर टेररिज्म बढ़ रहा है, यानी इंडियन ओशन को सिक्योर करना पड़ेगा, या भारत और फ्रांस करीब आ सकते हैं। ट्रेड को सिक्योर करने के लिए इनकी नेवीज को यहां पर और स्ट्रांगली कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो की एस्पेक्ट है, टेररिज्म पे ध्यान रखना पड़ेगा। सोमालिया और उसके आसपास के रीजन में, एडन के रीजन में, यमन में होती रिबल्स के आने के बाद फायरिंग्स हो रही है, तो टेररिज्म कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। एक तो इजराइल के आसपास हिजबुल्लाह, हमास के हमले, आतंकवादी हमले, ईरान के झगड़े इराक के साथ, ईरान के झगड़े पाकिस्तान के साथ, ये मुद्दे भी बढ़ रहे हैं। तो इन सभी एरियाज पे इनको ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनको मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए, और ये चाहते हैं ग्रोथ, ना कि केओस, ना ही अमेरिका का कब्जा, ना ही चाइना का कब्जा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब अमेरिकन पावर जैसे से डिक्लाइन हो रही है थोड़ी बहुत, तो उस पर चाइना आ रहा है, जो भारत के लिए सर का दर्द है। तो भारत चाहता है कि फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करे, और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे केवल जो शब्द है, शब्द ना रह जाए, और वो रियली आए और वहां पर जमीन पे उसका कुछ जवाब दिया जाए। अब जो मुख्य सवाल ये उठाते हैं वो उठाते हैं कि कैसे पीस लाएंगे यूक्रेन में, और कैसे सेंट्रल यूरोप में सिक्योरिटी का ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा। इंडिया कैसे कोई रोल निभा सकता है यूरोप की सिक्योरिटी में। फ्रांस कैसे इंडिया की कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सकता है एशिया में और वॉर ना हो उसको रोकने के लिए। कैसे जो वेस्ट एशिया का वाटरवेज है उन्हें सिक्योर किया जा सकता है। अगर यूएसए यहाँ आता है तो कैसे वो पुल बैक करेगा। रेड सी के आसपास ट्रेड का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये सारी चीजें इनके लिए अब चैलेंज है। अब इसके लिए क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। ये रहा गल्फ रेड सी, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर है यमन, यहाँ पर है सोमालिया, यहाँ टेररिज्म, आतंकवाद, और यहाँ से फायरिंग हो रही है इस एरिया के ऊपर। तो इसीलिए जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इन डिस्कशंस को देखते हुए हमें आइडिया लगता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। अमेरिका में ट्रंप भी आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म क्या चीजें होंगी, इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए सवाल देखना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है, इस आर्टिकल से हमें पता लगता है कि फ्रांस इंडिया के संबंध किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या उनकी सिमिलैरिटीज है। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।